चलिए हम लोग आगे देखते हैं अपना आगे टॉपिक। बात कल हम लोग पढ़े थे अभिक्रिया के वेग समीकरण पढ़े थे। क्या पढ़े थे कल? अभिक्रिया का वेग समीकरण हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों ने देखा भी था कि किस प्रकार से अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखा जाता है। हमने इसको सीखा था और हमें उम्मीद है कि आप लोग सब लोग वेग समीकरण लिखना सीख भी गए होंगे। उसमें कुछ बहुत बड़ा बवाल नहीं है। अब क्या होता है, अभिक्रिया जब शुरू होती है, अभिक्रिया जब होने लगती है, कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। समझा? या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं या तो अभिक्रिया की दर को घटाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिसमें हम परिवर्तन करने पर अभिक्रिया की दर को घटा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यहाँ पे प्रभावित है। प्रभावित का मतलब क्या? अभिक्रिया जो हो रही है वो अगर हमें और तेज करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, या अभिक्रिया को हमें और धीरे करना हो तो क्या करना पड़ेगा। बात समझ आया? तो चलो समझते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहली है सांद्रता। पहली क्या है? सांद्रता। किसकी? अभिकारक की। तो ध्यान दो, जैसे मान लो कि हमारे पास A प्लस बी चेंज इंटू सी प्लस डी। हमारे पास कोई अभिकारक है और वो बदल रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। हमारे पास कोई अभिकारक है वो बदल रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। अब ध्यान से समझे जरा, इधर उधर मत कर जाए, ये टॉपिक दिक्कत कर देगा। ये A प्लस बी चेंज इंटू क्या? सी प्लस। तुम क्यों मेरी बातों को सुना? सब एकदम सिंप्लीफाई कर बता दो पूरी केमिस्ट्री। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जैसा टॉपिक अगर आप लोग मेरे से समझ गए तो समझ जाओ, आगे आने वाले टॉपिक्स जो है वो सिंपल है, इससे टफ नहीं है इससे। ठीक, ये जो 3 चैप्टर थे हमारे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा अब तो कर लेना चाहते हैं वही धैर्य हो गया। अब वो लगना चाहते तू बाटल अभी वहां फेंका रहा, फिर उठाया, फिर अब यहां देखा ध्यान से। मैंने कहा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं A प्लस बी चेंज इंटू क्या? C प्लस डी। यहां हो क्या रहा है कि A प्लस बी अभिक्रिया कर रहा है, ये दोनों आपस में मिल करके अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? C प्लस डी बना रहे हैं। बात समझ आया? अब होता क्या है, ये अभिक्रिया मैं चाहता हूं कि बहुत तेजी से हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा ध्यान दो। अगर मैं बात करूं सांद्रता की, किसकी बात करूं? सांद्रता की। होता क्या है, जैसे कोई चीज का सांद्रता ज्यादा है, जैसे मैं बात करूं एसिड की, किसकी? अगर मान लो कि हमारे पास H2SO4 है, क्या है? H2SO4 है और हम उसकी क्रिया कहां से कराएं? पानी से। अगर हम H2SO4 को पानी में डाल दें, अगर हम पानी में थोड़ा मोड़ा मिलाएं तो हमको पता नहीं चलेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि उसमें अगर थोड़ा सा मिलाओगे इसकी सांद्रता पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सांद्रता ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, थोड़ा सोचो। अभी क्या था, मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर थे, थोड़ा समझना अच्छे से। अभी क्या था, मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर थे, तो हो क्या रहा था, जब अभिक्रिया करना था इन लोगों को, तो ये लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे के पास जाएंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे, इन दोनों का टक्कर होगा। क्योंकि यार सब क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। और जब ये गति कर रहे होंगे, एक जगह से दूसरे स्थान पे जा रहे होंगे, तो इनके बीच क्या हो रहा होगा? टक्कर हो रहा होगा। और जब इनके बीच टक्कर हो रहा होगा तो इन्हीं टक्करों के बीच अभिक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? अभिक्रिया हो जाती है। अगर मैं टक्करों की संख्या को बढ़ा दूं, टक्करों की स्पीड को क्या करूं? बढ़ा दूं, टक्कर जल्दी जल्दी होने लगे तो अभिक्रिया क्या होगी? और तेज हो जाएगी। और अगर मैं चाहूं तो टक्कर को कम कर दूं तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ आ रहा है? जैसे अगर मैं इसकी सांद्रता को और बढ़ा दूं, जब सांद्रता को और बढ़ाऊंगा इसमें और भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। बात समझो। तो जब ब्लू और ब्लू आपस में टक्कर कर रहे थे, जब केवल वही लोग थे, भीड़ नहीं था, उनको टक्कर करने में क्या लग रहा था? समय लग रहा था। अब क्या हुआ? कम समय लगेगा। अब टक्करों की संख्या बढ़ गई, अब जल्दी जल्दी टक्कर होने लगा। और जब जल्दी जल्दी टक्कर होगा तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब है सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारकों के अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। समझा? टक्करों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। समझ आया? तो मैं शॉर्टकट में यहां लिख रहा हूं, अगर इसको समझना होगा आपको तो लिख लेंगे। और जब सांद्रता बढ़ाओगे तो ऐसे लिख दे रहा हूं, सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है? टक्करों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या
बढ़ जाती है, इसलिए क्या होता है, बढ़ती है, इसलिए क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से सांद्रता वेग को क्या करती है, प्रभावित करती है। समझ आया, पक्का हो गया। कोई पूछे बताओ सांद्रता प्रभावित करती नहीं करती है, तो क्या बताओगे, हाँ। क्यों करती है तो बताओगे, क्योंकि जब हम सांद्रता बढ़ा देते हैं तो इनके बीच चक्रों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। क्लियर है। जैसे जैसे अगर कहीं पे, सब लोग ध्यान से सुनो, अगर कहीं पे अभिक्रिया की हम बात करें, अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हो और कहीं पे अगर एक आध लोग बैठे हो या दो लोग बैठे हो, तो उनके बीच जो टक्करों का चांसेस है वो बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ भीड़ भड़का होता है, वहां टक्कर की संख्या क्या होती है, चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे आप बाइक लेकर के जा रहे हैं, तो आपको जब भीड़ में से गुजरना होगा तो आपको अपनी स्पीड क्या करना होगा, स्लो करना होगा, क्योंकि वहां टक्कर का चांसेस क्या है, ज्यादा है। टक्कर का चांस क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, और जहां मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वहां टक्कर खूब होगा, और जहां मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे वहां टक्कर नहीं होगा। इसका मतलब सांद्रता बढ़ाने पर टक्करों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। अब सेम टू सेम सांद्रता घटाने पर क्या होगा, अणुओं की संख्या कम हो जाएगी, टक्करों की संख्या घट जाएगी, तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। समझा। इसीलिए इसीलिए H2SO4 अगर इसमें खूब पानी मिला दो, खूब पानी मिला दो, तो हमारे लिए खतरनाक नहीं रह जाता। जैसे हमारे मार्केट में क्लीनर्स आते हैं, है ना, वॉशरूम क्लीनर आते हैं ना, 30 रुपए का 40 रुपए का मार्केट में उपलब्ध है। तो पता है वो क्या होता है, वो डाइल्यूट होता है, वो उसमें पानी मिला करके रखा गया होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मिला होता है ना। पानी क्वांटिटी अधिक होने का उसकी सांद्रता को हम लोग घटा देते हैं, तो जब हमारे हाथ पे पड़ता है बहुत ही अभिक्रिया नहीं करता। नहीं तो अगर सीधा शुद्ध शुद्ध दे दूं HCl, तो आप पता चला सफाई कर रहे थे, आपके हाथ में थोड़ा सा भी ड्रॉप अगर लग गया तो वहां की स्किन को तुरंत जला करके हटा देगा। समझ रहा है क्यों, क्योंकि उस समय क्या होगा, उसकी अभिक्रिया की दर क्या होगी, अधिक होगी। और जब हम लोग पानी मिला करके रखे हैं जो बॉटल में, 1 लीटर में 50 ml केवल एसिड है, 30 ml केवल एसिड है 1 लीटर में, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, अत्यधिक डाइल्यूट होगा, और केवल वो हमारा क्या करेगा, क्लीन हो गया। हाँ, हल्का फुल्का जलन भी तभी महसूस आपको हो सकती है। बस में इससे क्या होगा, इसका मतलब बता रहा है कि अगर हम सांद्रता को घटाए हैं तो टक्करों की संख्या कम हुई होगी, इससे अभिक्रिया का वेग घटा होगा। क्लियर है, धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। लेकिन अगर लगातार आप उसमें हाथ रखे रहोगे तो समस्या हो सकती है। ताप, ताप की अगर बात करें, टेम्परेचर की, अब आप मुझे बताओ, मेरे पास कोई लिक्विड है, ये अभिक्रिया के मान लो कोई दो पदार्थ हैं A+B, ढेर सारे A+B हैं, ढेर सारे AB हैं इसमें, ढेर सारे AB हैं इसमें, बात को समझो, ठीक है, ढेर सारे AB हैं। ये लोग जब ठंडे थे तो धीरे धीरे घूम रहे थे। अभी कल मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अणुओं की गति क्या होती है, अणुओं की गति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब फिर समझो वही टॉपिक है, सांद्रता बढ़ाने पर टक्करों की संख्या बढ़ रही थी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी। बोलो, यानी इनके बीच जो टक्कर होगा उनमें जो समय लगेगा वो कम लगेगा, जल्दी जल्दी टक्कर होना शुरू हो जाएगा। मतलब ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। समझ में आया। तो कहानी वही है, सेम टू सेम समझो। टेम्परेचर बढ़ाने पर, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये तीर बढ़ाने का है, ठीक है ना, क्या होता है, टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या यहाँ भी क्या होगी। और अगर कूल करोगे तो मैं आप लोग खुद अपने आप को सोचो, गर्मी में भागे भागे फिरते हो कि कहीं हवा मिल जाए, थोड़ा सा हवा ले लेते, ठंडा पानी कहीं मिल जाता, ठंडा पानी पी लेते। ठंडी में शांति से कंबल ओढ़ कर सब लोग क्या करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। ठंडी में कोई बहुत ज्यादा भागने की दौड़ने की कोशिश नहीं करता। यही नहीं, सभी लोग जीव जंतु कीड़े मकोड़े जितने होते हैं सब गर्मी में ही पैदा होते हैं। समझ आ रहा ना, क्योंकि गर्मी अनुकूलित होता है। कीड़े मकोड़े के लिए क्या हो सकते हैं, गर्मी, ठंडी में वो लोग चल ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेता है। लेकिन कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, जैसे सांप वाप तो दिखते हैं क्या ठंडी में, लेकिन गर्मी में एक भी छिपकली ठंडी में नहीं दिखती, लेकिन गर्मी में गिनती नहीं रहती है, किसकी मच्छरदानी गिर रहा है, किसके पेट नीचे टहल रही है कि नहीं। तो चलो देखो ध्यान से, ये दोनों पॉइंट समझ गए नहीं, ए बहु समझे ना दोनों पॉइंट। ताप बढ़ाने पर टक्करों की संख्या क्या होगी, ये बढ़ाने का चिन्ह है, बहु लिखता नहीं हूं मैं, ठीक है ना।
ताप बढ़ाने पर टकराव संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और टकराव संख्या बढ़ेगी तब क्रिया का वेग बढ़ेगा। ताप घटाओगे टकराव संख्या घटेगी, अब क्रिया का वेग घटेगा। पक्का हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या काम करता है? उत्प्रेरक का काम है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। कैटलिस्ट का काम है क्या? अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। कभी कभी कोई अभिक्रिया ऐसी होती है, कभी कभी कोई अभिक्रिया ऐसी होती है कि जो अपने से नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। हम अगर उसको ऐसे छोड़ दें तो वर्षों अभिक्रिया होती रहेगी, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि जल्दी से हो जाए अभिक्रिया। तो हम लोग क्या करते हैं? उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? जैसे आप लोग कहते हैं ना सर जी, जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। अब पता है कोई व्यक्ति जला है, उसके ऊपर क्या गिरा दे रहे हो? नमक। तो जो उसका जलन था और तेज हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि उसके अंदर जो अभिक्रिया की दर होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे उत्प्रेरक लगाओगे। उत्प्रेरक का मतलब समझो पहले, उत्प्रेरक का मतलब समझो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूं, सामने कोई दो लोग आपस में आए, गाड़ी से टक्कर करने वाले थे। वो कहना तू अपने बाएं साए जैसा कर रहा, वो कहता तू अपने दाएं साए। तब एक ये उधर साए जा इधर का बहस करता है। मैं दस गया, मैं गुस्से में कहा, हमने कहा तुम कहा तुम्हारी तुम्हारी पूरी गलती, मारो इसको तुरंत, है ना। तो वो क्या करने लगेगा? कहे हाँ यार सही कहते हैं, मारे पहले। मैंने क्या किया? उसको मैंने उसको प्रेरित किया। मैं वहां पे किस रूप में पहुंचा हूं? उत्प्रेरक के रूप में पहुंचा हूं, क्योंकि वो दोनों लड़ना नहीं चाहते थे, मैं पहुंचा, क्या हो गया? अब कहते भी है, देखा गए लड़ाई चला हुआ, देखा तब सब लड़त है, देख ले, है ना। होता है, कुछ लोग लड़ाने वाले होते हैं और कुछ लोग अपना लड़ते रहते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल। तो उत्प्रेरक क्या काम करता है? उत्प्रेरक का काम बताओ, उत्प्रेरक का काम बताओ, क्या काम होता है? बताने पड़ता ना, ठीक है, लिख नहीं क्या होगा उत्प्रेरक? बताओ क्या काम करता है उत्प्रेरक? अब ये जब सुनबन है, दिमाग से चारों दिन नाचता है। पापा कहाँ घरे हैं? कहाँ है? कहाँ है बताओ? आज ही जाए मिल लीजिए। कहाँ है? मुंबई है। उनका नंबर दे है ना? दे है ना, लोन लिखवाए रहे तब क्या कर रहा है? चल लगा चेक करवाए ना, क्या बोल रहे हैं कि संतोष का आप कौन बोल रहे हैं तो बताएंगे। हाँ क्या करो बताओ, वो नहीं है ना। हाँ सही पढ़ो बने तो बहुत बेइज्जती हो जाए। तो हर एक ध्यान दिए न होए, न होए। उत्प्रेरक समझो, उत्प्रेरक क्या होता है? जो अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, अगर हम वहां पर उत्प्रेरक लगा दें तो क्या होगी? उत्प्रेरक मुख्य रूप से धातुओं का प्रयोग किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? अब उसमें भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारा प्लेटिनम वगैरह होता है, कॉपर यूज किया जाता है ना। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं, टीन वगैरह यूज की जाती हैं, है ना। ये सब है ना, बहुत सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, ज्यादा तो वो उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है, कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाते हैं। समझा? कैटलिस्ट क्या काम करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। अगर इसको ना लगाएं तो अभिक्रिया जो धीरे धीरे हो रही है वो सालों साल होती रहेगी, समय ज्यादा लग जाएगा और हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमको समय का बचत करना है। उसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं? कैटलिस्ट यूज कर देते हैं। कैटलिस्ट माने उत्प्रेरक। जैसे अगर हमारे मुंह में एंजाइम ना निकले, अगर हमारे मुंह में एंजाइम ना निकले, एंजाइम क्या काम करता है? एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम हमारे भोजन में जाकर के मिक्स हो जाता है और वो क्या करता है? भोजन के पचने की दर को बढ़ा देता है ना। मुंह से जो आप लोग लार्वा होता है उसमें क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन क्या काम करता है? बहुत तेजी के साथ हमारे भोजन के साथ लुगदी बना करके उसको एकदम क्या कर देता है? मेल्ट करने की कोशिश करता है। और फिर अंदर जाते हैं, अंदर भी हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे एसिड वगैरह निकलते हैं, HCl वगैरह निकलता है ना। वो लोग क्या करते हैं? भोजन में पहुंच करके किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो जल्दी जल्दी भोजन पच जाता है। समझिए अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की। अब ये क्या है? कुछ अभिकारक ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कोई CO है और NO है,
कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड पता है, मान लो क्रिया करना शुरू किया, बहुत तेजी से क्रिया कर लेता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे क्रिया करता है। तो पता है इस दौरान क्या होगा, मतलब ये अभिकारक की प्रकृति है कि कौन सा अभिकारक आप लिए हो, कौन सा अभिकारक आप यूज कर रहे हो। जो अभिकारक आप यूज करोगे उस हिसाब से हमारा प्रकृति होगा। माने अभिकारकों पर भी डिपेंड करता है कि हमारी अभिक्रिया तेज होगी या स्लो होगी। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हम आयरन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो ये Fe2O3 बनेगा और ये थोड़ी सी क्रिया तेज होती है। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं क्या ले लूं, कॉपर ले लूं और ऑक्सीजन से क्रिया कराऊं तो ये जो बनेगा हमारा, ठीक है ना, ये जो बनेगा हमारा वो धीरे धीरे बनेगा, आयरन वाला तेज करेगा। तो मेरा मतलब क्या है कि जो अभिकारकों की प्रकृति है, कौन सा अभिकारक आप लिए हो यह भी मायने रखता है अभिक्रिया के समय। अभिक्रिया का वेग तेज होगा कि धीरे होगा यह डिपेंड करेगा कि आप क्या लिए हो, वही है प्रकृति। समझ गए। अगला हमारा है अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभिकारकों का पृष्ठीय ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे मान लो कि मैं एक लोहा लिया हूं इतना बड़ा सा, पूरा ये 2 किलो का है, 5 किलो का है, मैं इसको ऐसे ही रख दूं, और एक मेरे पास लोहा है 5 किलो का, वो मैं पतली सी सीट लिया हूं, पतली सी लंबी सी सीट लिया हूं, यहां से लेकर के वहां तक है, पूरा 5 किलो का है चद्दर। मैं एक 5 किलो का ठोस लोहा लिया हूं और 5 किलो का एक चद्दर लिया हूं, ठीक है। कौन जल्दी क्रिया करेगा पता है। मान लो कि ऑक्सीजन आया, इसके साथ नमी आई, पानी, नमी आया, तो नमी जो आएगा ना उसके पास इतने क्षेत्रफल में पहुंचेगा, केवल इतने एरिया को टच कर पाएगा, अंदर तो घुसेगा नहीं तुरंत, है ना। वो कितने एरिया को टच कर पाएगा, इतने एरिया को टच कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नमी आएगी तो ये इतने एरिया को टच कर रहा है, जो ये इतने दूरिया में अभिक्रिया कर रहा है उसकी अभिक्रिया इतने दूर में हो रही है। इसका मतलब है वही द्रव्यमान इसमें तेज अभिक्रिया हो रही है और इसमें स्लो। तो हम लोग करते क्या है, जब अभिक्रिया को तेज करना होता है, जैसे आप अगर कभी कोयले को जलाए हो तो आपको एक चीज देखने को मिला होगा, आप एक कोयला ले लो, उसको जलाना शुरू करो, ठीक, वो जलाओ, और आप एक कोयला ऐसा लो उसी साइज का, उसको तोड़ दो छोटे छोटे टुकड़ों में, क्या कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दो पूरे कोयले को। अब बताओ ये वाला जल्दी जलेगा कि जो सिंगल रखे वो वाला जल्दी जलेगा? ये वाला जल्दी जलेगा। क्यों जल्दी जल गया, सोचा आपने? क्योंकि मैंने क्या किया, तोड़ तोड़ करके उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको समझो थोड़ा सा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे अगर मैं एक ईंट को तोड़ूं, मैं एक ईंट को, ये मेरे पास ईंट है, इसको मैं तोड़, अभी इसके पास क्षेत्रफल कैसा, ऐसा कुछ है। जब मैं यहां तोड़ूंगा, जहां से मैं तोड़, जैसे मार्कर है ना, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, इसका पूरा क्षेत्रफल दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो जहां से तोड़े हो ऐसा दिखेगा, एक नया क्षेत्रफल पैदा होगा, अर्थात इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो क्षेत्रफल पहले था उसकी तुलना में जब दोनों को पकड़ोगे, मतलब अगर एक ईंट ले लो, एक ईंट का क्षेत्रफल जो भी आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं बल्कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ईंट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, अगर मैं ईंट को तोड़ दूं, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, दोनों जो टूटा हुआ ईंट है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो एक सिंगल ईंट था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा? जो टूटा हुआ है, क्योंकि वहां एक नया पृष्ठ तैयार हुआ है, वहां पर एक नया पृष्ठ तैयार हुआ है। अगर फिर तोड़ दो, मतलब जितनी बार तोड़ोगे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा तो उसका कांटेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान दो। क्योंकि मान लो कि अगर आप आग जलाए हो, अब आग जलाए तो ज्यादा दूर में हीट, अभी क्या था, थोड़ी दूर पर हीट लग रहा था, थोड़ी दूर पर हीट लग रहा था एक कोयला जब आप लिए थे। लेकिन जब छोटे छोटे ढेर सारे हो गए तो पूरे कोयले में हर जगह क्या कर रहा है, हीट पहुंच रहा है, अंदर अंदर तक हीट पहुंच जाए तरीके से। तो जल्दी कौन जलेगा, ये वाला जलेगा। समझ में आ गया। इसीलिए मम्मी लोग कहती है कि ऊपरी को तोड़ करके मत रखो ना, जल्दी जल खत्म हो जाए। उसको कैसे रखो, ऐसे रखो, या बड़ा साइज रखो, बड़ा साइज रखोगे तो जल्दी खत्म नहीं होगा। पतली लकड़ियां तेज जल जाती हैं, जबकि अगर मोटी लकड़ियां आप लिए हो तो धीरे जल, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है। समझ में आ गया। तो ध्यान दो, अभिकारक लिए हो आप, तो तोड़ के ही लगाते हैं ना, किसको, वो ठीक है, मतलब ज्यादा मत भूसा कह दो के, मतलब और टुकड़ा मत कर दो, है ना। हम मान लगे आधा कह दिया, अब आधा 2 टुकड़ा मार दिया खट से, अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, और बढ़ गया। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया तो क्या होगा,
समझ में आ रहा है ना? सुनत गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ गए? जैसे अगर कहीं ऊबड़ खाबड़ है और कहीं प्लेन है तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा? ऊबड़ खाबड़ वाले का। जैसे जितना मसाला हो ये पहले मिटाई थे। पहले बताओ ये पांचों पॉइंट समझ में आया? ये समझना पॉइंट जरूरी था। क्या क्या है? अभिकारक की सांद्रता है, सांद्रता बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, उत्प्रेरक लगाने पर, अभिकारक की प्रकृति और पृष्ठीय क्षेत्रफल। समय इन सब को परिवर्तित करोगे तब क्रिया का वेग क्या होता है? प्रभावित होता है। एक खेत ऐसे है, एक खेत ऐसे ऐसे है, समझ में आया? अगर इसको मापो, यहां से लेकर के यहां तक मापोगे तो ये लंबा काफी पड़ जाएगा, और इसको मापोगे तो ये लंबाई कम होगी। इसकी तुलना में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक है, इसीलिए पहाड़ों पर ठंड पड़ती है। पहाड़ों पर क्या होती है? ठंडी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये फील्ड है इस पर किरणें जब पड़ेंगी सूर्य की, इसका क्षेत्रफल कम है, ये जल्दी गर्म हो जाएगा। और पहाड़ों पर ऊबड़ खाबड़ बहुत ज्यादा होता है, साथ ही साथ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, है ना? तो उस दौरान क्या होता है? उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत अधिक होता है। हाँ हाँ, नहीं गर्मी ज्यादा नहीं, वहां तो क्या है, वहां पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। क्षेत्रफल ज्यादा होने का हीट ज्यादा नहीं होगा। जैसे यहाँ सड़क इतना ज्यादा हीट होगा, या पहाड़ों पे चलो इतना ज्यादा हीट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पे कम लोग हैं तो ज्यादा हीट हो जा रहा है, यहाँ पे ज्यादा लोग हैं तो कम हीट होगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं आप? उन्हें जाए पेड़ के लगाई जाए वहां। पहाड़ों पे हाँ बहुत पेड़ होते हैं, पूरा भरा होता है। देखा ना पहाड़ वहां पेड़ रहती नहीं, बहुत ज्यादा पूरा जंगली टाइप रहता है। तो अब पेड़ पौधे, अच्छा अभी आप जानते हो कि जो घास वगैरह होती है, घास जैसे आपके घर पे अगर घास जमी है तो आपके घर पे ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी, और जिसके घर पे ईंट बिछा है और घोरैया करवाया गया है उसका क्या होता है? ज्यादा हीट होता है। कैसे? क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अत्यधिक कम है। और जो घास वाला है, सोचो ढेर सारी घासें उगी हैं, ये खुद पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। और साथ ही साथ जब इसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ से इवेपोरेशन होता है, माने है ना, वाष्पन की क्रिया होती है। क्या बोलते हैं उसको? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और जब यहाँ से पानी निकलता है तो कूल महसूस कर लेता है अपने आप को। तो दो कई लाभ हैं इसके। घास उस जमी है वहां के धरती होगा, वहां का धरती गर्म नहीं होगा, कूल होगा, ठीक है ना? लेकिन जहाँ नीट क्लीन होगा वहां मिट्टी केवल होगी, वहां थोड़ा ज्यादा गर्म होगा। जहां पे चट्टाने यूज की गई है, माने पत्थर वगैरह सीमेंट वगैरह यूज किए, वहां तो एकदम से। अब आप समझ गए ये पांचों पॉइंट समझ में आया? क्या क्या? सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, प्रकृति और पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ आया? तो इसको जानते हो, लिख लो नीचे आप लोग, लिख लो, लिखो लिखो भाई लिखो।